नमस्ते, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और ये क्लिनिकल गुरुजी का चैनल है। इस पर हमारी वेंटिलेटर की ग्राफिक्स की एक सीरीज चल रही है। उसका ये छठा लेक्चर है जिसमें हम ऑटो पीप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऑटो पीप समझने के पहले आपको पीप समझना चाहिए कि पीप होता क्या है। अब हमने पीप बहुत सारा किताबों में पढ़ा है या लेक्चर्स में सुना है कि पीप इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर एंड इफ पीप इज अप्लाइड देन इट हेल्प्स डी रिक्रूटमेंट of alveoli and all kinds of things. But अगर वैसे ही पढ़ना होता तो यहाँ क्यों आते भाई? तो अपन अपने देसी तरीके से समझेंगे कि पीप क्या होता है और फिर समझेंगे कि ऑटो पीप क्या होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक रुके रहे तो ऐसी चीज़ें सीखोगे जो रेस्पिरेटरी के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं आती। चल शुरू करते हैं। तो ये आपका वेंटिलेटर, बिल्कुल वेंटिलेटर ऐसा ही होता है कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान एक अम्बू बैग लेके खड़ा होता है और उसके आगे ये पेशेंट के लंग्स लगे हुए और वेंटिलेटर एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अब लंग्स में इस समय प्रेशर है 0 और आपने वेंटिलेटर से कहा कि भाई इसको टाइडल वॉल्यूम दे, और उसने टाइडल वॉल्यूम दिया और उसमें प्रेशर बढ़ा बलून में और लगभग 30 तक गया। फिर आपने छोड़ दिया, प्रेशर 0 हो गया। फिर बना, प्रेशर 30 तक गया, छोड़ दिया, प्रेशर 0 हो गया। तो 0 30 0 30 0 30, ठीक। तो बेस लाइन प्रेशर है 0, बढ़ के जाता है 30 तक और फिर वापस आ जाता है 0 तक। लेकिन एक गड़बड़ होती है, जितनी बार ये 0 तक आता है ये फेफड़ा पूरा पिचक जाता है, एल्वियोलाई पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर चेंज करने के लिए हम ऐसा करें कि इसको हमने फुलाया 30, लेकिन जब हम खाली करने गए तो हमने पूरा खाली नहीं किया, थोड़ी सी हवा छोड़ दी। इस प्रेशर को 0 तक ना लाके हमने इसे 5 तक छोड़ दिया। 5 तक जब हमने इसे रोक रखा है तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी, मतलब जब एक्सपिरेशन खत्म हो गया तब भी अब थोड़ा सा प्रेशर लगाए हुए हैं और ये बलून यानी कि लंग्स आप देख रहे हो कि थोड़े से फूले हुए हैं, बहुत नहीं पर थोड़ा सा प्रेशर लगा रखा है। और कब लगाया? पीप, पीपी ई, 2 पीपी मतलब कौन से? पॉजिटिव प्रेशर, ई मतलब एंड एक्सपिरेटरी। कब लगाया? एंड एक्सपिरेशन पे क्या लगाया? पॉजिटिव प्रेशर। तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज पीप। क्या किया आपने? आप 0 to 30 तक गए, लेकिन 30 से 0 नहीं आए, 5 तक ही लौटे। आपने थोड़ा सा प्रेशर लंग्स में छोड़ दिया। दिस थोड़ा सा प्रेशर इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो ये लगाने से फायदा क्या हुआ भाई? बहुत सारे फायदे हुए। अगर ये लंग्स कोलैप्स नहीं हुए तो ये बहुत सारे ट्रॉमा से बच जाते हैं, वॉल्यूम से जो लंग इंजरीज होती है उससे बच जाते हैं। और क्या फ़ायदा होता है? ये खुले रहते हैं तो ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, वेंटिलेशन अच्छा होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब समझते हैं ये पीप दिखता कैसा है जब हम वेंटिलेटर का ग्राफ बनाते हैं। तो हम वेंटिलेटर के ग्राफ पे यदि देखने जाएं कि पीप कैसा दिखता है, तो बेस लाइन आपकी 0 है। जब हमने गुब्बारा फुलाना शुरू किया था तब 0 का प्रेशर था, फिर ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते गया 30 और फिर वापस आके हो गया 0। ये बन गया आपका प्रेशर टाइम का कर्व और ये 0 से 30 जाके वापस 0 आया। इसी समय में जब फ्लो का कर्व बनता तो कैसा बनता? ऐसा, और वापस हट गया। ये प्रेशर टाइम, ये फ्लो टाइम। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको 0 तक न आने दें और 5 तक लाके रोक लें और फिर उसके बाद उसको ऊपर उठाएं, तो क्या होगा? ये प्रेशर अब 0 से शुरू नहीं हो रहा, अब 5 से शुरू हो रहा है और 5 से शुरू होकर ये 35 तक जाता है और 35 से नीचे ये फिर 5 तक आ जाता है और फिर 5 पे ही बेस लाइन नई बच जाती है। अब ये हर बार 5 से 35 जाएगा और 35 से वापस 5 तक लौटेगा। तो ये जो नई बेस लाइन बन गई है ये है आपका पीप। ये डिफरेंस है 0 से लेके नई बेस लाइन का, विच इज 5। दिस इज योर न्यू पीप। पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, यानी कि जब एक्सपिरेशन खत्म हो रहा था
तब आपने कुछ पॉजिटिव प्रेशर लगाए रखा, आपने उसको 0 तक नीचे नहीं आने दिया। दिस इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो जब भी पीप लगा हुआ होगा तो आपके प्रेशर टाइम कर्व में आपको 0 की बजाय ऊपर से 5 से 10 से 15 से एक बेसलाइन देखने को मिलेगी। अब ये पीप फ्लो टाइम कर्व में कैसा दिखेगा? कैसा भी नहीं दिखेगा, जैसा फ्लो टाइम कर्व होता है वैसा ही रहेगा। पीप का फ्लो टाइम कर्व से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये फ्लो का ग्राफ है, वो प्रेशर का ग्राफ है। प्रेशर के ग्राफ में आपको 5 ऊपर दिखेगा, फ्लो का ग्राफ आपको सेम दिखेगा। अब इन पीप लगाने से क्या फायदे होते हैं, इसकी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। अब उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे कि यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हो या कि आपसे कोई पूछने वाला हो, किसी भी तरह के आप एमसीक्यूज में अपियर करने वाले हो, तो आपको दिख जाएगा कि पीप लगाने से फ़ायदे क्या होते हैं। तो ये तमाम तरह के फ़ायदे हैं पीप के, कि इससे ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि क्योंकि इससे कोलैप्स एल्वियोलाई को हम रिक्रूट कर लेते हैं। दूसरा, इससे एल्वियोलर वेंटिलेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि गैस एक्सचेंज का एरिया बढ़ जाता है। फिर एटिलेक्टेसिस को रोकता है ये, और डी रिक्रूटमेंट को रोकता है। फिर इंट्रापल्मोनरी शंटिंग बचती है। मतलब क्या कि अगर हर बार फेफड़ा कोलैप्स हो जाएगा तो वहाँ से जो ब्लड जाएगा वो गंदा का गंदा पहुँच जाएगा, डीऑक्सीनेटेड का डीऑक्सीनेटेड पहुँच जाएगा। ये शंटिंग भी प्रिवेंट होती है, लंग वॉल्यूम से स्टेबलाइज होते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें आप एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लो और आपको रिवीजन के काम आ जाएगा। इससे हम आगे बढ़ते हैं और ऑटो पीप की तरफ जाते हैं। मान लीजिए, पहले मेरे एक साथ खेल करो। एक लंबी सी गहरी सांस लो, सांस ली, अब उसके ऊपर एक और सांस लो, वो भी ले लिए। उसके ऊपर एक और सांस लो, वो भी ले लिए। उसके ऊपर एक और सांस लो। अब लंग्स इतने फूल गए हैं कि आवाज़ निकलते नहीं बन रही। देखने में तो लगता है कि खूब सारी एयर अंदर है, लेकिन बोलते भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ब्रेथ स्टैकिंग हो गई है, इनके ऊपर एक सांसें इकट्ठी हो गई है। यही हम कभी कभी कर देते हैं वेंटिलेटर में। कैसे करते हैं कि मरीज को एक सांस दी और जब तक कि वो सांस छोड़ता, उसका एक्सपिरेशन खत्म होता, तब तक एक और दे दी। जब तक उसकी वो सांस खत्म होती तब तक एक और दे दी, और फिर एक और दी, और फिर एक और दी, और लगातार दिए जा रहे हैं। वेंटिलेटर का हमने रेट इतना ज़्यादा रखा है कि पेशेंट का एक्सपिरेशन कंप्लीट होता ही नहीं और उसके पहले दूसरी सांस आ जाती है। ये जो दूसरी सांस आ जाती है, इसी को हम कहते हैं ऑटो पीप या इंट्रिंसिक पीप। इंट्रिंसिक पीप का मतलब है कि एक्सपिरेशन खत्म होने पर भी अंदर प्रेशर बना हुआ रहता है, और उस प्रेशर के कारण पेशेंट को तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? इसको हो सकता है इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। हमने देखा बोलते भी नहीं बन रहा, तो उस बेचारे से सांस कैसे लेते बनेगा? हर आती हुई नई ब्रेथ और डिफिकल्टी से अंदर जा रही है। क्यों? क्योंकि पिछली वाली ही अभी तो बाहर नहीं निकली, तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। और क्या होगा? इतने हाइपर इन्फ्लेट हो जाएंगे लंग्स कि बैरोट्रॉमा हो सकता है। और क्या हो सकता है? पेशेंट वेंटिलेटर डिसेंक्रनी होगी, क्योंकि पेशेंट सांस छोड़ना चाहता है, आप उसको सांस दिए जा रहे हैं। और क्या हो सकता है? इस डिसेंक्रनी के बाद में इतनी हवा इकट्ठी हो जाए कि वो लंग्स पेशेंट के हार्ट को कंप्रेस करने लग जाए, और उसके कारण एक टेम्पोराइड जैसा इफेक्ट होने लग जाए, और उसके कारण पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाए। तो ये तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशंस इसी ऑटो पीप या इंट्रिंसिक पीप से हो सकती है। तो होता क्यों है ये कि जब पेशेंट सांस छोड़ रहा है तभी आपने दूसरी सांस दे दी, उससे पेशेंट को ऑटो पीप लग सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑटो पीप के कारण क्या हो सकते हैं, तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पेशेंट को आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, हाइपर वेंटिलेट नहीं कर रहे हो, उसका रेस्पिरेटरी रेट आपने टू मच रख दिया है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका पेशेंट को आप रेट तो नॉर्मल दे रहे हो, आप दे रहे हो 12-14 का रेट, लेकिन पेशेंट आपका अस्थमैटिक है या ब्रोंकोस्पाज्म में है या सीओपीडी वाला है, समहाउ उसके एक्सपिरेशंस प्रोलॉन्ग्ड है और आप उसका एक्सपिरेशन पूरा होने के पहले ही अगली ब्रेथ दिए दे रहे हो। तो ये ऑटो पीप कब कब हो सकता है? जब रेस्पिरेटरी रेट हाई हो, या फिर पेशेंट ब्रोंकोस्पाज्म में हो, अस्थमैटिक हो, या सीओपीडी का पेशेंट हो। तो ये ऑटो पीप हमें दिखेगा कैसा वेंटिलेटर पे? बिल्कुल दिखाते हैं। ये हमें दिखेगा फ्लो टाइम कर्व में।
प्रेशर टाइम कर्व पे तो वही दिखेगा जो दिख रहा था, जितना पीप रखा है, लेकिन फ्लो टाइम कर्व में ये आपको दिखेगा एक डिफरेंट वे में। एक बड़ा टिपिकल पैटर्न है इसका, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको रियल लाइफ में भी देखना आना चाहिए। दिखाता, तो ये है आपका फ्लो टाइम कर्व। यहां से फ्लो बढ़ना शुरू हुआ, फिर नॉर्मल, फिर नीचे, और फिर ये नॉर्मल की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक दूसरी सांस दे दी गई। अब ये फ्लो फिर वापस आया, फिर नीचे, ये बेचारे ने फिर सांस छोड़नी शुरू की, लेकिन सांस छोड़नी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि फिर अचानक फ्लो आ गया। अब आप देख रहे हो, ये जो इसका ग्राफ नॉर्मली यहाँ तक पहुँच जाता था 0 तक, ये अब 0 पे नहीं जा रहा, इट इज़ नॉट रिटर्निंग टू दी बेस लाइन। तो दिस एक्सपिरेटरी कर्व या एक्सपिरेटरी लिम्ब ऑफ द फ्लो टाइम कर्व इज नॉट रीचिंग टू द बेस लाइन। दिस इज द इंडिकेशन टू डायग्नोज ऑटो पीप या इंट्रिंसिक पीप। तो फिर से कैसे पहचानेंगे इसे कि फ्लो टाइम कर्व का जो एक्सपिरेटरी लिम्ब है वो बेस लाइन को अगर टच नहीं कर रहा है तो आप ऑटो पीप से पीड़ित हैं, राइट। इसी को एक बड़े बनाए ग्राफ में देखते हैं, उसमें एक और चीज भी समझ में आएगी। इस ग्राफ में हम देखने जाएं तो ये टाइम के साथ फ्लो बढ़ा, फिर नीचे गया। नॉर्मली इसको डॉटेड लाइन के साथ जाना था, लेकिन चूंकि ऑटो पीप हो रखा है, एयर ट्रैपिंग हो गई है, ब्रेथ स्टैकिंग हो रही है, तो ये पीप पूरा नहीं जाते हुए यहां पर बेस लाइन के नीचे से ही अगला फ्लो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑटो पीप इन फ्लो टाइम कर्व। यही चीज प्रेशर टाइम कर्व में कैसे दिखेगी कि जितना आपने पीप सेट कर रखा है उससे भी थोड़ा और ऊपर एक प्रेशर आपको दिखने लग जाएगा। ठीक, तो आइडियली बेस लाइन तो 0 होती या फिर होती जितना आपने पीप रखा था, लेकिन ये बेस लाइन अगर और भी उससे ऊपर गई है तो देन दिस इज ऑटो पीप और इंट्रिंसिक पीप। ठीक है साहब, एक और लाइव ग्राफ में देख लेते हैं कैसे पहचान में आएगा कि एक्सपिरेटरी फ्लो रिटर्न नहीं हो रहा है नॉर्मल की तरफ। यहाँ देखें, ये आपका एक्सपिरेटरी फ्लो है, ये बेस लाइन पे 0 पे टच करने की बजाय उससे थोड़ा नीचे ही रह रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कर्व भी 0 पे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि वॉल्यूम 0 से 500 तो जा रहा है, लेकिन 500 से 0 नहीं आ रहा, अंदर हवा भरी ही हुई है हमेशा। पेशेंट के लंग्स कभी भी ठीक से डिफ्लेट हो ही नहीं पा रहे, एयरवे प्रेशर बढ़ गया है, सो तो अलग ही बात है। ठीक, तो और कैसे डायग्नोज करेंगे? एक तो हमने देखा कि एक्सपिरेटरी फ्लो नॉर्मल पे नहीं आ रहा, दूसरा हम क्या करेंगे, इस मरीज को एक्सपिरेटरी पॉज या एक्सपिरेटरी होल्ड का बटन दबाएंगे। आपके वेंटिलेटर में एक बटन होता है जिसे कहते हैं एक्सपिरेटरी होल्ड, एक और बटन होता है इंस्पिरेटरी होल्ड जो हमने प्रेशर टाइम कर्व में पढ़ा था, जिसको दबाने से हमको प्लेटो प्रेशर मिलता था और प्लेटो प्रेशर से हम एल्वियोलाई कितने फूल रहे हैं वो अंदाज़ा लगाते थे, कंप्लायंस कितनी है वो देखते थे। यहाँ हम एक्सपिरेटरी होल्ड करेंगे और एक्सपिरेटरी होल्ड में हमें समझ में आएगा कि इंट्रिंसिक पीप कितना है। देखते हैं, एक बहुत सीवियरली एस्थमेटिक पेशेंट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट हमने 9 रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पीप लगाया हमने 0 का, लेकिन जब एक्सपिरेटरी होल्ड दबाया तब इसका पीप आ रहा है यहाँ पर 17। ये 17 कहाँ से आ रहा है? ये देखो, ये ग्राफ में ये 17 का पीप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इंट्रिंसिक पीप है, ऑटो पीप है। पेशेंट ब्रोंकोस्पाज्म में है, उसे 9 की रेट भी ज़्यादा पड़ रही है ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑटो पीप की वैल्यू 17 मिल रही है, जबकि आपने पीप लगाया है 0। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पेशेंट ब्रेथ स्टैकिंग कर रहा है, पेशेंट सांसें होल्ड कर रहा है, एक के ऊपर एक इंट्रिंसिक पीप लगा हुआ है। तो ये इंट्रिंसिक पीप या ऑटो पीप को हमने समझ तो लिया, पर इसे मैनेज कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहली बात कि अगर आपको ग्राफ पे दिख रहा है कि पेशेंट को ऑटो पीप लगा हुआ है या आपका पेशेंट क्रैश हो रहा है या पेशेंट के बीपी फॉल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करो और 30 सेकंड के लिए छोड़ दो। आप सबसे ज़्यादा भला पेशेंट का इसी में करोगे। आपने डिस्कनेक्ट किया और छोड़ दिया, वो जितनी हवा अंदर इकट्ठी है वो एक गश के साथ बाहर निकलेगी। अगर पेशेंट आपका क्रैश हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है आपके ऑटो पीप के कारण, तो वो सब सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद
पहले तो आपने डिस्कनेक्ट किया, फिर उसके बाद उसका एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ाने की कुछ जुगाड़ करो। क्यों हो रहा है ऑटो पीप? क्योंकि पेशेंट को सांस छोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा। इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? उसका एक्सपिरेटरी टाइम हम बढ़ा दें। दो तरीके बढ़ाने के, या तो हम आई रेशो को बढ़ाएं या फिर हम रेस्पिरेटरी साइकिल को ही थोड़ा सा लंबा कर दें, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दें। तो दो चीज़ें की हमने, पेशेंट को डिस्कनेक्ट किया, दूसरे जो भी मोड में हम हैं उसके अनुसार या तो हम आई रेशो को चेंज करें और दूसरे हम रेस्पिरेटरी रेट को कम कर दें, उससे भी एक्सपिरेशन का टाइम बढ़ जाएगा। आई रेशो को डिटेल में और आगे वीडियो में समझाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद करके रख लें। और क्या कर सकते हैं? जो भी कॉज इज ब्रोंकोस्पाज्म का उसको ट्रीट करें, एक ब्रोंकोडायलेटर दे दे पेशेंट को, जिससे कि उसको एक्सपिरेशन का टाइम थोड़ा सा मिल सके। तो अभी तक के इस लेक्चर में हमने समझा कि पीप क्या होता है, ऑटो पीप क्या होता है, ऑटो पीप क्यों लग जाता है और उसे मैनेज कैसे करना। अब पिछली बार भी मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने नॉर्मल, अस्थमैटिक और ARDS के लंग्स दिखाए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे सही जवाब दिए थे। आज का मेरा प्रश्न है कि आपको बताना है कि वेंटिलेटर में हम आई रेशो को 1:2 पे क्यों सेट करते हैं, 1:1 क्यों नहीं कर देते या 2:1 क्यों नहीं कर देते। तो नॉर्मल आई रेशो कितना होता है स्पॉन्टेनियस में और वेंटिलेटर में? वेंटिलेटर में हम इसे 1:2 क्यों रखते हैं, ये आपको बताना है। यदि आपको नहीं भी पता तो आप कमेंट में मुझे लिखिए कि सर हमें नहीं पता, आप पढ़ाइए, तो मैं अगले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट्स में बताइए, और क्या पढ़ना चाहते हैं वो बताइए। वैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस वेंटिलेटर के हैं, कुछ ECG के हैं। इसके अलावा मेरी एक ऐप है जिसका नाम है क्लिनिकल गुरुजी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तमाम फ्री और कुछ बहुत ही कम कीमत के कोर्सेज हैं, ECG पर, एक्सरे पर, वेंटिलेटर पे, तमाम चीज़ों पे है। आप उनको भी एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी सीरीज़ के, तब तक के लिए बाय बाय।